गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं बात कर रहा था कि मैं अभी बेटा वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। कुछ इमरजेंसी की वजह से मुझे वीडियो पिछला वाला वीडियो रोकना पड़ा, तो आप इन दोनों वीडियोज को एक वीडियो मान के चलना, कंटिन्यू करना। तो मैंने बताया कि 1815 में कब की बात कर रहे थे बच्चों? 1815 में कौन कौन से वॉर ऑफ वाटरलू होता है? वॉर ऑफ वाटरलू होता है। किससे किसके बीच होता है? एक तरफ बच्चों फ्रांस रहता है, फ्रांस की तरफ से कौन लड़ता है? नेपोलियन। कौन लड़ता है? फ्रांस की तरफ से नेपोलियन लड़ता है। नेपोलियन कौन लड़ता है बच्चों? नेपोलियन लड़ता है। और इसके बाद दूसरी तरफ कौन रहता है? इंग्लैंड रहता है। मैंने बताया था इंग्लैंड। और कौन रहता है? रसिया रहता है। और कौन रहता है? प्रूसिया रहता है। रसिया, प्रूसिया और इंग्लैंड, ये तीनों, इंग्लैंड, रसिया, प्रूसिया, ये तीनों मिलकर के बेटा वार करते हैं और उस वार में नेपोलियन को डिफीट कर दिया जाता है। ठीक है, वाटरलू के वार में जो कि 1815 में होता है, उस वार में नेपोलियन को डिफीट कर दिया जाता है। और डिफीट करने के बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। और मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज होती है? दैट शुड बी वेरी क्लियर। कंजर्वेटिज्म, यहाँ बात कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिज्म। क्या होता है? कंजर्वेटिज्म की बातें करते हैं। तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है, पहले ये कंसिडर कर लेते हैं। कंजर्वेटिज्म होता है क्या है? कंजर्वेटिज्म मतलब होता है, बेटे आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। कंजर्वेटिज्म मतलब द पर्सन, द सोसाइटी व्हिच अपोज टू द चेंजेस, जो चेंजेस और जो पुरानी परंपराएं स्टेब्लिश है, जो ट्रेडिशंस स्टेब्लिश है, उनके हिसाब से सोसाइटी को कंटिन्यू करना, दैट इज नोन एज कंजर्वेटिज्म। मतलब चेंजेस टू द अपोज टू द चेंजेस को अपोज करना। और ट्रेडिशनल चीज़ों के हिसाब से राजा होगा, राजा मतलब यहाँ पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के बारे में कर रहे हैं हम, सोसाइटी के बारे में नहीं कर रहे हैं कि नहीं किसी सोसाइटी में अच्छा ये इनके देखो बच्चे ऐसे बिगड़ रहे हैं, नहीं, वो बातें हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है जैसे किंग होगा, किंग के बिना एम्पायर नहीं हो सकता है, राजा सारे डिसीजन लेगा, ऐसा कुछ, दैट इज नोन एज ए कंजर्वेटिज्म। तो बच्चों नेपोलियन जब हरा दिया जाता है, तो नेपोलियन ने क्योंकि बहुत बड़े एम्पायर को कैप्चर कर लिया था, यू नो दैट, उसने बहुत, तो उसी एम्पायर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। और वो मीटिंग में जो, और वो मीटिंग कहाँ होती है? जो वियना, कैपिटल सिटी ऑफ द हैब्सबर्ग एम्पायर, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीटिंग ऑर्गेनाइज कहाँ होती है? 1815 में होती है। कब ऑर्गेनाइज होती है? 1815 में। क्यों ऑर्गेनाइज होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेपोलियनिक एम्पायर, क्योंकि नेपोलियन हैज कैप्चर्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मीटिंग होती है। मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज होती है? हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, हैब्सबर्ग एम्पायर के कैपिटल सिटी में होती है। कैपिटल सिटी का नाम क्या था? वियना। नाम क्या था? वियना। वियना ट्रीटी, इस वजह से उसका नाम क्या दिया गया? वियना ट्रीटी। बच्चों ये सारे पॉइंट आप लिखते रहिएगा, अगर आपको अच्छा नंबर पाना है, अच्छा कुछ करना है, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट लिखते रहिएगा। ये मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज होती है? कैपिटल सिटी ऑफ द हैब्सबर्ग एम्पायर। नाम क्या था सिटी का? वियना। और इसी वजह से उस ट्रीटी का नाम क्या हुआ? वियना ट्रीटी। ईयर कब हुआ? 1815। इस वजह से ईयर की वजह से उसका नाम क्या पूरा रखा गया? वियना ट्रीटी ऑफ 1815। क्या रखा गया? वियना ट्रीटी ऑफ 1815। या उसी को कंजर्वेटिज्म, न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, क्योंकि कंजर्वेटिज्म, क्योंकि जो उसको हैंडल कर रहे थे वो कंजर्वेटिव लोग थे, कंजर्वेटिव, इस वजह से उसे न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। तो मीनिंग पे ये पूरा अर्थ में कांग्रेस कहा जाता है लोगों के ग्रुप को, बहुत ढेर सारे लोगों ने मिलकर के उस मीटिंग को पार्टिसिपेट किया, जिस वजह से कांग्रेस भी कहा जाता है। न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म इसे कहा जाता है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म फिर से स्टेब्लिश किया गया था। और उसे वियना ट्रीटी भी कहा जाता है, वियना ट्रीटी ऑफ 1815 भी कहा जाता है, क्योंकि उसके कहाँ पर साइन हुई थी? वो वियना शहर में साइन हुई थी। वियना कहाँ पर है? वियना का हैब्सबर्ग एम्पायर का कैपिटल सिटी था। कब साइन की गई? 1815 में साइन की गई। कब साइन की गई? 1815 में साइन की गई। और किन किन, तो विनर कंट्रीज कौन थे? इंग्लैंड, रसिया, प्रूसिया, ये मेन विनर कंट्रीज थे। द विनर कंट्रीज रसिया, प्रूसिया एंड इंग्लैंड, ये मेन विनर कंट्रीज थे। तो विनर कंट्रीज कौन थे? रसिया, प्रूसिया एंड इंग्लैंड। दीज वेर द विनर कंट्रीज व्हिच वर इंट्रोड्यूस टू द वियना ट्रीटी, जिसने वियना ट्रीटी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, वियना ट्रीटी को इंट्रोड्यूस किया। वो कौन कौन थे? रसिया, प्रूसिया एंड इंग्लैंड। रसिया, प्रूसिया एंड इंग्लैंड, ये क्या नाम से विनर कंट्रीज थे, हु हैज आल्सो इंट्रोड्यूस टू दिस। क्योंकि विनर कंट्रीज के थ्रू इस मीटिंग का हेड कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस मीटिंग का हेड कौन था? ड्यूक मैटरनीज। कौन था बच्चों? ड्यूक मैटरनीज। ड्यूक मैटरनीज वाज द हेड ऑफ
वीएनआईटीटी। ड्यूक मेटरनिच कैसा इंसान था, खुद बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव था, मतलब ट्रेडिशन पर विश्वास करने वाला इंसान था, ट्रेडिशन पर विश्वास वाला। ये था कौन, ड्यूक मेटरनिच था कौन? ही वॉज द ऑस्ट्रियन चांसलर, ही वॉज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। ड्यूक मेटरनिच कौन था? चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। याद रखना किसने हेड किया, किसने इस मीटिंग का हेड कौन, हेड किसको बनाया गया? और जो इस मीटिंग का हेड किसे बनाया गया? ड्यूक मेटरनिच को बनाया गया। ड्यूक मेटरनिच कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर था। ये बहुत पॉइंट एक नंबर में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन याद रख रहा हूँ। ड्यूक मेटरनिच, हु वाज ड्यूक मेटरनिच, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। कैसा नेचर था उसका? ऑस्ट्रिया, वो एक कंजर्वेटिव था, कंजर्वेटिव इंसान था। कौन था? हेड ऑफ द वीएनआईटीटी। वीएनआईटीटी क्या थी? नेपोलियनिक एम्पायर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विनर कंट्रीज के थ्रू ऑर्गेनाइज एक मीटिंग। कहाँ पर? वियना में। कब? 1815 में, ठीक है। कौन कौन से विनर कंट्रीज थे? ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रसिया, पर्सिया। इंग्लैंड, रसिया, पर्सिया, ठीक है। इन्होंने मिलकर के उसे ज्वाइंट आर्मी ने हराया था। किसको? नेपोलियन को। कहाँ पर हराया था? वाटरलू में। इस वजह से नाम क्या है? विनर कंट्रीज थे ये। विनर कंट्रीज के थ्रू ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है? वियना शहर पे, ठीक है बच्चों। तो ये कब की जाती है? 1815 में। तो ये सब सारे पॉइंट नोट करते रहो, एक नंबर के क्वेश्चन आपके मस्त बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लैंड, रसिया, पर्सिया ने ये आपकी बच्चों ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उसका हेड कौन था? ड्यूक मेटरनिच था। हाँ, ड्यूक मेटरनिच के बारे में एक वर्ड आता है कि उसने एक वर्ड कहा था, उसने एक कोटेशन कहा था। उसने कहा था व्हेन फ्रांस स्टार्टेड स्नीचेस ऑल द यूरोप पार्ट कोल्ड। उसने फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन था, पूरे यूरोप का एक तरीके से मेन कंट्री बन चुका था, पावरफुल कंट्री बन चुका था। तो इस वजह से उसने एक वर्ड कहा था कि व्हेन फ्रांस स्टार्टेड स्नीचेस, जब फ्रांस को छींक आना शुरू होती है। व्हेन फ्रांस स्टार्टेड स्नीचेस, इसने तो छींक आना। व्हेन फ्रांस स्टार्टेड स्नीचेस ऑल द यूरोप पार्ट कोल्ड, पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। मतलब जो फ्रांस में होता है पूरे उसका इफेक्ट पूरे यूरोप में जाता है, पूरे यूरोप में जाता है। तो ये याद रखना, किसने कहा था? व्हेन फ्रांस स्टार्टेड स्नीचेस ऑल द यूरोप पार्ट कोल्ड, किसने कहा था? ड्यूक मेटरनिच ने कहा था। वही ड्यूक मेटरनिच जो हेड ऑफ वीएनआईटीटी था। याद रखो ये चीज, ये वही ड्यूक मेटरनिच है जो हेड ऑफ द वीएनआईटीटी था। तो उसने कहा कि व्हेन द फ्रांस स्टार्टेड स्नीचेस ऑल द यूरोप पार्ट कोल्ड, पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है, ठीक है। एक बात उसने और कहा था, द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज, उसने कहा था द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज जेसप मेजनी। उसने जेसप मेजनी के बारे में कहा था कि दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान जेसप मेजनी है। क्यों? क्योंकि बेटा उसने हमेशा डेमोक्रेसी की बातें किया था, और इन लोगों के लिए डेमोक्रेसी बहुत खतरनाक थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर डेमोक्रेसी आई तो हम लोगों की पूरी राजशाही चली जाएगी, हम लोग राजा नहीं रह जाएंगे। इस वजह से वो कहता था कि जो, क्योंकि अभी हम मतलब ड्यूक मेटरनिच के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, जेसप मेजनी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा क्यों उसने ऐसा कहा था। बट इतना याद रखना, द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज जेसप मेजनी, ये याद रखना, जेसप मेजनी, ओके बच्चों। तो इस तरीके से हमने बातें किया। अब बातें करते हैं कि कौन कौन से फैसले लिए गए उस वीएनआईटीटी में। इंपॉर्टेंट है कि ये तो वीएनआईटीटी के बारे में हम बातें कर रहे थे, कौन हेड था, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज हुई, कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, कब ऑर्गेनाइज हुई, ये सारी बातें कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंस डिसीजन ऑफ द वीएनआईटीटी, वीएनआईटीटी के इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ वीएनआईटीटी के बारे में बातें हम करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ वियना ट्रीटी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वियना ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। तो दी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वियना ट्रीटी की अगर हम बात करें तो पहला डिसीजन क्या लिया गया कि बर्बन डायनेस्टी को री अगेन वाज एस्टेब्लिश इन द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी जो रिवोल्ट के पहले जो डायनेस्टी फ्रांस में, मैंने कहा ना ये जो टीटी थी पूरा कंजर्वेटिज्म थी, फिर वही पुराने ला लाएंगे, चेंजेस का अपोज करेंगे, डेमोक्रेसी को अपोज करेंगे। वियना ट्रीटी में क्या हुआ बच्चों कि वो जो फ्रांस में बिफोर रिवोल्ट के पहले बर्बन डायनेस्टी जो रूल कर रही थी उसे फिर से री अगेन एस्टेब्लिश किया गया द थ्रोन ऑफ द फ्रांस, ठीक है। वियना ट्रीटी के बाद बर्बन डायनेस्टी which was ruling before the revolution was re-established in the throne of the France, उसको फिर से री-एस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पर बच्चों? फ्रांस की राजगद्दी पर फिर से बिना मतलब जो फ्रांस की राजगद्दी में फिर से किसको एस्टेब्लिश किया गया? जो बर्बन डायनेस्टी जो कि रिवॉल्ट होने के पहले फ्रांस में रूल कर रही थी उसको फिर से री-एस्टेब्लिश कर दिया गया, मतलब फिर से राजशाही सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। रिस्टोर्ड इन बिफोर व्हिच वाज रूलिंग बिफोर द 1789। फिर इसके बाद बच्चों नंबर ऑफ स्टेट्स, बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ स्टेट्स वेयर
इस्टेब्लिश ऑन द बाउंड्री ऑफ द फ्रांस। फ्रांस की बाउंड्री, फ्रांस में ये फ्रांस है, फ्रांस के चारों तरफ ढेर सारे कंट्रीज बनाए गए ताकि फ्रांस के फ्यूचर एक्सपेंशन को रोका जा सके। अब ये फिर से ना दूसरे कंट्रीज को जीत करके अपने में मिलाना शुरू कर दें। तो टू स्टॉप द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द फ्रांस, अ लॉट ऑफ कंट्रीज वेर एस्टेब्लिश्ड इन द बाउंड्री ऑफ द फ्रांस। याद रखना, इन द बाउंड्री ऑफ द फ्रांस। अब इसके बाद कुछ रीजन किसी को दिया गया। पहले कौन कौन से देखो, याद रखो बच्चों। पहला द किंगडम ऑफ कौन कौन से, नीदरलैंड्स टुगेदर विद द बेल्जियम, ठीक है, वाज सेट अप एट द नॉर्दर्न ऑफ जिनेवा एंड पॉइंट वर गिवन टू द साउथ। ठीक है, याद रखना ये चीजें। किसको कौन सा एरिया दिया गया? ऑस्ट्रिया वाज गिवन। ऑस्ट्रिया को क्या क्या दिया गया? ऑस्ट्रिया जिसका हेड मिस्टर ड्यूक मैटर्निस था, उसको क्या दिया गया? लुम्बार्डी एंड विनीटिया। लुम्बार्डी एंड विनीटिया ये ऑस्ट्रिया को दिया गया। लुम्बार्डी एंड विनीटिया के बारे में अभी हम जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ाएंगे कि ये क्या था, लुम्बार्डी एंड विनीटिया क्या था। लुम्बार्डी एंड विनीटिया बाद में इटली का पार्ट बनते हैं और इटली में जुड़ते हैं और इटली के जुड़ने के बाद इटली का यूनिफिकेशन होता है। तो लुम्बार्डी एंड विनीटिया वर गिवन टू द ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कौन? वही ऑस्ट्रिया जहाँ के चांसलर ड्यूक मैटर्निस हेड थे ऑफ द विनेटिटी। तो विनीटिया एंड ऑस्ट्रिया, लुम्बार्डी एंड विनीटिया वर गिवन टू द ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को दिए गए। लुम्बार्डी एंड विनीटिया वर गिवन टू द ऑस्ट्रिया। पॉइंट क्लियर, पॉइंट शुड बी नोटेड कि लॉट ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश किए गए और बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टेब्लिश किया गया। एंड लुम्बार्डी एंड विनीटिया वर गिवन टू द ऑस्ट्रिया व्हिच चांसलर वाज मिस्टर क्या नाम, ड्यूक मैटर्निस। पुर्सिया वाज गिवन द टेरिटरीज ऑफ वेस्टर्न फ्रंटियर्स। और पुर्सिया को क्या दिया गया? वेस्ट की जो टेरिटरीज थी, वेस्ट के जो छोटे छोटे एरिया थे वो किसको दिया गया? पुर्सिया को दिया गया। पुर्सिया वाज गिवन टू द वेस्टर्न टेरिटरीज एंड जर्मन कॉन्फेडरेशन। जर्मनी अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि जर्मनी जो 39 पार्ट में बटा हुआ था उनको एज इट इज छोड़ दिया गया। 39 स्टेट वेर लेफ्ट एज इट इज by Napoleon. It was left as in fact Prussia was also given to the Saxony। और सैक्सनी का जो एरिया था वो पुर्सिया को दिया गया। ठीक है ना बच्चों। एंड रसिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड। और पोलैंड का जो पोर्शन था वो किसको दिया गया? रसिया को दिया गया। तो ये याद रखना, ये 5-6 पॉइंट है बच्चों, इनको बहुत अच्छे से याद रखना। मैं आपको किताब के थ्रू भी भेजता रहूँगा, आपको मैं नोट्स भी भेजता रहूँगा, उनके थ्रू आप लोग ये पॉइंट लिखते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों फिर से हम आगे चलेंगे कि ये 1915 की घटनाएं थी ये जो ये इफेक्टिव हुई। ठीक है, फ्रांस में सेटल हुआ। इसके बाद फिर हमने बताया था कि अब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे जेसप मैचनी के बारे में, क्योंकि जेसप मैचनी, गलवर्दी, कैवर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। तो आज हम जेसप मैचनी के बारे में थोड़ा सा जाने ले रहे हैं। जेसप मैचनी कौन थे, क्या था? ठीक है बच्चों, तो जेसप मैचनी आज इटली के रहने वाले थे। क्या कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? इटली के रहने वाले थे। कौन? जेसप मैचनी कहाँ के रहने वाले थे? जेसप मैचनी, क्या नाम था? जेसप मैचनी कहाँ के रहने वाले थे? जेसप मैचनी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। उनके साथ क्या हुआ बच्चों कि ये एक रिवोल्यूशनरी आइडिया के इंसान थे। रिवोल्यूशनरी आइडिया का मतलब है कि वो हमेशा बचपन से जब थोड़ा फिलासफर हुए, थोड़ा और बड़े हुए, थोड़ा जब उनके पास एक अंडरस्टैंडिंग पावर आई तो हमेशा एक फिलासफर, वो एक दार्शनिक थे, वो एक बड़े थिंकर्स थे। वो कोई राजा रूल्स नहीं थे लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। जैसे महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी कुछ नहीं थे लेकिन उनके इम्पैक्ट इंडिया में आज भी दिखता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उठा के देखो, वो ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, वो मेंबर नहीं बने थे लेकिन फिर भी हर जगह उनका इफेक्ट दिखता है। चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो हमेशा गांव की बातें करते थे, ग्राम प्रधानी की बातें करते थे, ऑटोनोमस गांव के बारे में बात करते थे। आज भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। तो वो वैसे जेसप मैचनी एक फिलासफर थे और उन्होंने अपनी फिलासफी में क्या किस बात की बातें करना स्टार्ट किया, और मतलब एक एम्पायर की जगह पर उन्होंने नेशन स्टेट की बातें करना स्टार्ट किया, जो आज देश के बारे में बातें करना स्टार्ट किया। आज जो हम देखते हैं देश देखते हैं बच्चों, आज हम एम्पायर नहीं देखते। एम्पायर क्या होता था? राजा पे डिपेंड होता था। राजा पावरफुल हुआ, बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया। राजा कमजोर हुआ, एम्पायर छोटा हो गया, दूसरे राज्यों ने जीत लिया, उनका एम्पायर बढ़ गया। लेकिन नहीं, आज तो देखो भारत है। भारत का प्रधानमंत्री चाहे मोदी जैसा पावरफुल बने, चाहे मनमोहन सिंह जैसा थोड़ा वाइज मैन लेकिन थोड़ा इकोनॉमिक वो
पॉलिटिकली कम पावरफुल बने, लेकिन भारत का एम्पायर फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा कम मतलब कोई हमारे देश को कवर नहीं कर सकता है। तो वैसे वो नेशन स्टेट की बातें करता था। वो कहता था कि रूलर बहुत नीचे है, रूलर बहुत बाद में है, सबसे पहले नेशन स्टेट है। ये कौन बातें करता था बच्चों? इट वॉज दिस वर डिस्कस्ड बाई जोसेफ मैजनी। जोसेफ मैजनी एक इटली के दार्शनिक थे, एक इटली के थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे। उन्होंने नेशन स्टेट की बातें किया, नेशन स्टेट की पहली बार बातें करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा नेशन स्टेट इज इम्पोर्टेंस, जो जहाँ देश है वो देश जिसे कह सकते हैं, एम्पायर नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने इसके बारे में बात किया, तो लोगों को लगा कि ये तो राजप्रथा, और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी की बातें स्टार्ट किया। उसने कहा देयर शुड बी द पावर इन द ह्यूमन बीइंग, आदमी के पास में अधिकार होना चाहिए, जनता के पास अधिकार होना चाहिए कि वो कैसे ढूंढोगे और अपने शासक को कैसे इलेक्ट करेंगे। डेमोक्रेसी की बातें करता था वो। तो इस वजह से ये सारी बातें होने की वजह से जोसेफ मैजनी को क्या कहा जाता है बच्चों? जोसेफ मैजनी इज नोन एज ए किस नाम से जाना जाता है? जोसेफ मैजनी कैन बी नोन एज ए मतलब मॉडर्न थिंकर्स के रूप में हम कह सकते हैं उनको। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नेशन स्टेट की बात किया और अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ की वजह से बच्चों उनको देश से निकालने की सजा दे दी गई, क्योंकि उस समय के जो राजा थे, जैसे सुकरात एक बहुत बड़ा फिलासफर था, राजशाही के खिलाफ थोड़ा सा बोल गया, सोसाइटी के खिलाफ थोड़ा सा बोल गया, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ थोड़ा सा बोल गया, उन्हें मौत की सजा दी गई उन्हें, ठीक है। तो वैसे ही जैसे मैजनी के इस रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ की वजह से उन्हें देश निकाला सजा दे दी गई और वो बंदा इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में जाकर के उसने कार्ल बोर्नरी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। सीक्रेट सोसाइटी जो छिप करके अपने एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो उसको जाकर के उसने ज्वाइन कर लिया और उसको ज्वाइन करने के बाद फिर जब वो अपना एग्जाइल पूरा करके फिर इटली लौटा, तो उसने बेटा एक यंग इटली नाम की एक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया और अपने उस सोसाइटी की तरफ से उसने लोगों के विचारों को अफेक्ट करना शुरू किया, बदलना शुरू किया कि आप लोग क्यों नेशन स्टेट के बारे में नहीं सोचते हैं, आप लोग क्यों नहीं डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं। तो इस तरीके से वो जो सब निकलता है, इसके बारे में हम कल और थोड़ा कंटिन्यू कर देंगे। फिर थोड़ा हम कैवर के बारे में पढ़ेंगे, फिर गलबर्दी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इससे कंटिन्यू रखिएगा। हिस्ट्री अब कंटिन्यू करके हम पढ़ा देंगे, दोनों चैप्टर कंटिन्यू, जितने सिलेबस में है 2 चैप्टर हैं, दोनों को कंटिन्यू कर दे रहे हैं। अब वैसे ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन के तौर पर अगेन इसे बता रहा हूँ, अगेन पढ़ा रहा हूँ। इस वजह से बहुत ज़्यादा आप केयरफुल रहिए और पढ़ते रहिएगा। ओके।